अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़रहीन चौधरी विद मिनरवा। कैसे हैं आप? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मौसम में ठंड आ गई है और इसीलिए मैंने भी कोट पहना हुआ है जी। और इस्लामाबाद की सर्दी तो बहुत खूबसूरत है। एनीवेज़, आज आपकी मुलाकात जिन शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो तारुफ़ की मोहताज नहीं है, आप उनके नाम से वाकिफ़ भी हैं। आमतौर पे सोचा जाता है कि फ़ौजियों को सिर्फ तोप या गोली चलानी आती है, सोचते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फ़ौजी बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं और बहुत सारी इंटेलेक्चुअल टॉक भी करते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि आइंदा क्या होने वाला है, ये क्या हो चुका है। आप समझ गए होंगे जनरल नईम खालिद लोधी साहब, जो कि अक्सर चैनल्स पे आपको नज़र आते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए भी, और उनकी शख्सियत के और ढेरों पहलू हैं। आज आइए उन्हें डिस्कवर करते हैं। कि आपकी रिटायरमेंट के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? आर यू एंजॉयिंग द लाइफ, या हाँ जैसा ये कि जी। एक ड्रिल की आदत थी वो डिस्टर्ब हो गए? नहीं, वो एक लगी बंदी ज़िंदगी की आदत होती है फ़ौज में, सुबह उठना, और ख़ासकर जब आप यंग ऑफिसर होते हैं तो पीटी, उसके बाद फिर परेड, और फिर बाकी काम काज, शाम को गेम्स, तो पूरा एक साइकिल चल रहा होता है। तो आप एक मोल्ड में फ़िट हो जाते हैं, और ये शायद इसका रीज़न है, इसकी वजह है, ताकि आपकी तवज्जो जो है ना इसी तरफ मरकूज़ रहे, अपने जवानों के साथ भागना उठना। फिर जो आप ज़रा सीनियर होते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई की तरफ, उधर तो जो आपने इंटेलेक्चुअल इम्तिहान पास करने होते हैं, मतलब बहुत कम लोगों को शायद पता हो कि अगर आप इम्तिहान पास ना करें तो कैप्टन से मेजर नहीं बन सकते। स्टाफ कॉलेज जी, कोर्सेज होते फिर स्टाफ कॉलेज के कोर्सेज़ हैं, फिर स्टाफ कॉलेज के कोर्सेज़ में आपकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पे आपको आगे वो मिलती हैं अपॉइंटमेंट्स। उस बुनियाद पे फिर वॉर कोर्स मिलता है, फिर आप यूनिट में वापस जाते हैं। तो एक फ़ौज ने एक रखा हुआ है तरीका कि आप स्टाफ, कमांड और इंस्ट्रक्शन, ये तीन चीज़ें, तीनों इनका एक बैलेंस वो होगा, ज़रूरी होता और जिसने ये तीनों बैलेंस किए हों वो फिर तरक्की के मनाजिल जो है वो तय करते हैं। इन द एंड जर्नल बन हाँ जी, जाता और आप हैरान होंगी शायद इस बात पर, ये पता होना चाहिए बल्कि नाजरीन को, कि अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी ये चाहे ना कि एक मेजर को प्रमोट करवा दें हम लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसका मतलब है ग्रेड 18 to 19, विच इज़ नॉट अ बिग डील, हाँ जी। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो वो नहीं करवा सकते, आर्मी चीफ भी नहीं कर सकते। तो ये एक उन्होंने अपने असूल मुरतब किए हुए हैं जिसके तहत ये सारी फ़ौज चलती है, और इसीलिए शुक्र है अल्लाह का कि चल रही है। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद अब जो घर के जर्नल हैं उनकी आगे आपकी क्या हैसियत है? जी, जी। रिटायरमेंट के बाद पहले तो ये कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए मैं डिफेंस सेक्रेटरी जी। चला गया था। बहुत मसरूफ़ जगह थी। हाँ, बिल्कुल। जी, और फिर ये है कि काम बहुत, फ़ाइलें बहुत ज़्यादा थी, फ़ाइल वर्क था, लोगों के साथ वो पब्लिक डीलिंग बहुत थी। इंटरिम फिर हाँ गवर्नमेंट जी, में जो था आपका। फिर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं जी, पहले की बात कर रहा उससे हूँ, ये पहले। पीपल्स पार्टी की बात है। अच्छा, अच्छा। प्रॉपर अभी मैं, इंटरिम गवर्नमेंट में जी, वो आप तो मैं डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर था। मिनिस्टर के तौर जी। पे आए थे। हाँ जी। तो वो अच्छा है, मेरी जल्दी जान छूट गई, क्योंकि वहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि अगर आप प्रिंसिपल पर चलें तो ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते, तो वो मैं नहीं ठहरा। और ये जो इंटरिम डिफेंस मिनिस्टर वाली पोर्टफोलियो थी, ये तो वैसे ही एक, आप समझें कि शोशा के लिए 2-3 महीने की बात थी, कुछ ज़्यादा आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें भी काफ़ी मुझे कुछ चीज़ें समझ तो आ हाँ जाती जी हैं, पता समझ चला। तो आ जाती हैं। और जहाँ तक आप होम मिनिस्ट्री की या होम जनरल की बात करें, बेगम साहिबा की, तो वो तो देखिए बात ये है कि हम तो सारी उम्र मेहनत करते रहे। अगर कोई उन्होंने हमारी मेहनत का फल खाया तो वो और बच्चे, मैं कहूँगा। जी, लगी। लेकिन ये है कि साफ ज़रा मिलकर ही फैमिली चलती है, और साफ ज़रा जब आप इतने लोगों पर आप रोब ज़ाहिर जमाते हैं है तो हर शख्स का अपना एक रोल हाँ होता है जी, टू तो टेक इसमें में। कोई शक नहीं है। और ये मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, ये जो फ़ौजियों की बेगमात हैं इनको काफ़ी टफ़ टाइम मिलता है, बिल्कुल, आई इसलिए कि हम अंडरस्टैंड। लोग घर पे नहीं होते। तमाम चीज़ें, अब देखें, जब कैप्टन मेजर होते हैं तो आपने सौदा सलफ़ का इंतज़ाम भी करना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, और सुबह उनका नाश्ता भी तैयार होना है। वो शुरू में तो एक ही आपके पास नौकर होता है, बिल्कुल। बैटमैन, उसके बाद फिर खैर वो बढ़ना शुरू होते हैं, आपको ब्रिगेडियर में जाके 2 मिलते हैं, जब जनरल होते हैं तो 3 हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी ज़रा इनके लिए आसान हो जाती है। जी। व्यूअर्स, जनरल लोधी साहब की खूबसूरत बातें मज़ेदार सी चल रही हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं और फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि किताबें तो आपने बहुत पढ़ी होंगी ज़िंदगी जी, में। पढ़नी पड़ती हैं। पढ़नी पड़ती है, इन्हीं जी, शौक से नहीं पढ़ती? जी, शौक भी है मुझे। अच्छा, तो जी। किस टाइप की बुक्स आप ज़्यादा मैं किताबें पढ़ता हूँ फ़िलासफ़ी की, जैसे प्लेटो की, एरिस्टोटल हो अच्छा, गया। ज़बरदस्त। 1-2 मियाँ बीवी हैं, विल डुरांट
बिल्कुल उन्होंने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तो बड़ी अच्छी किताब है। हाँ। तो बेसिकली जो प्लेटो की रिपब्लिक है वो मैं समझता हूँ कि वो चूँकि डेमोक्रेसी की बुनियाद भी रखती है और वो उसमें ये पूरी गवर्नमेंट डिस्कशन है कि इंस्टीट्यूशन सारा गवर्नमेंट कैसी कुछ, होनी चाहिए, एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस हाँ कैसे जी। होने चाहिए और किन लोगों को ऊपर आना चाहिए। और मैं हैरान होता हूँ कि उसने कहा है कि जो लोग भी ऊपर आए वो सिर्फ पॉपुलर ना हो बल्कि कॉम्पिटेंट भी हों। ये उसका जबरदस्त। बहुत बुनियादी बात। और ये और खास मेरा तौर पे ख्याल है ये हमारे हमारी लोगों को डेमोक्रेसी ने कॉम्पिटेंस को तो निकाला बाहर और सिर्फ वोट जो है ना वो वोटों की बुनियाद पे वोटों लोग की आने लगे। बुनियाद पे होगी। तो वो मेरा ख्याल है कि जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनको जो बाबा डेमोक्रेसी है उसकी वो किताब पढ़नी चाहिए और तो ये देखना आपकी चाहिए। ये बात बहुत से लोग मानेंगे नहीं कि एक जनरल हाँ कह जी। रहा है कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए। बस वो तो तो वैसे प्लेटो को ओवरऑल आप पसंद करते हैं या सिर्फ इस बुक के नहीं नहीं, हवाले ये तो से? खैर ये तो उसकी रिपब्लिक के, अदरवाइज जो प्लेटो और एरिस्टोटल के डायलॉग्स हैं जो हुए हैं वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ अच्छाई क्या है बिल्कुल और खूबसूरती क्या है, गुनाह क्या है और सवाब क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें हाँ, उन्होंने किया डिस्क्राइब हुआ की है। हुई है। और वो मेरा ख्याल है कि आपका ईमान मजबूत होता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद वो भी कोई नबी थे क्योंकि उनकी जो बातें हैं उनसे ऐसे लगता है कि वो अच्छाई फैलाने की तरफ फतवा लग जाएगा आप पे। जो भी है। तो वो उनकी फ़िलासफ़ी ओवरऑल फैली हुई है पूरी ज़िंदगी के ऊपर। फ़िलासफ़ी का आपको मतलब पता यही है कि ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शोबे हैं, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ जी बिल्कुल। और क्यों मुझे कहा जाता है कि ये करो, मतलब जो जिंदगी के बुनियादी सवाल आते हैं उनके जवाब सबके ढूंढने की। वही और ये तो मेरा ख्याल है जब से इंसान आया है दुनिया में, इंसानी मुआशरे ने मतलब पैदा हुए हैं, इंसानी मुआशरे बने हैं, ग्रो बने हैं, तो उन्होंने एक सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। खैर, तो आजकल आपका टाइम कैसे गुजर रहा है? आजकल एक तो मैं जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसकी विजिटिंग फैकल्टी पर हूँ। अच्छा। और वो स्ट्रेटजी और ख़ासकर न्यूक्लियर स्ट्रेटजी के सिलसिले में वहाँ पर एक चलती है नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, अच्छा। जिसमें MNAs MPAs वो आते हैं। तो उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस और नेशंस का जो पावर पोटेंशियल होता है कि कैसे नापा जाता है कि नेशन कितनी मजबूत है या कमज़ोर है, ये मेरे स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। इन पे मैं बातचीत करता रहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी चला जाता हूँ। अच्छा, ये बात असातिज़ा वाली शुरू हो गई, तो कहीं उसकी रीज़न ये तो नहीं है कि असातिज़ा में खुद नॉलेज लैक करते हैं, उनके पास खुद शायद सवाल का जवाब नहीं होता तो बच्चों को डिस्करेज कर जी, इसके इम्कानात हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ जो फ़ौज ने मुझे सिखाई है, और बल्कि अगर आपके व्यूअर्स इसको अच्छा समझें तो वो ज़रूर अडॉप्ट करें, कि वो लगातार ट्रेनिंग हर रैंक के लिए अलग से ट्रेनिंग करते हैं। जी बिल्कुल। कि अगर आप उस्ताद भी हैं तो उस्तादों के उस्ताद भी होते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ बैठ के ओवर ए कप ऑफ टी बात करते हैं, इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है। तो जब तक आप इंटरेक्टिव ना रहे ना मुआशरे में, और सिर्फ यही नहीं कि अपने सब्जेक्ट पे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे वो एक तनव्वुर होना चाहिए आपकी सोच में, उससे रिचनेस पैदा होती है जहन में, और तब आपको अपने सब्जेक्ट पर भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए वो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने ये जो आर्ट्स के सब्जेक्ट ख़त्म करके बड़ी ज़्यादती की, मैं ये बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ कि आर्ट्स के सब्जेक्ट ख़त्म करने से आपकी साइंस को भी नुकसान पहुँचा है। बिल्कुल हाँ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे म्यूज़िक है, सॉफ्ट सब्जेक्ट्स हैं, पेंटिंग है, ये आपके जहन पे कोई ऐसे असरात मुरतब करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑन हार्डकोर साइंस रिफ्रेश रखते हैं। हाँ जी, रिफ्रेश के अलावा आपकी हार्डकोर अंडरस्टैंडिंग जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपको फ़ायदा होता है। तो आप अक्सर देखेंगे कि जो अच्छे साइंसदान और अच्छे मैथमेटिशियन वो कभी ऐसे नहीं होंगे कि उन्हें और किसी चीज़ से शगफ नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं जिनको म्यूजिक से, पोइट्री से, जी, पेंटिंग से, पेंटिंग गज़लें, नज़्म, ये सारी क्योंकि चीज़ें ये आपके माइंड के लिए जो अंदर आपकी क्रिएटिविटी है, साइंस में भी तो क्रिएटिविटी चाहिए ना, फिलॉसफी में भी क्रिएटिविटी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर अब आपकी आर्मी की होती है, स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनमें अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप नई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, आप वही एक चीज़ पे लगे पिटते रहते। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या आपके इंटरेस्ट हैं? मतलब बुक्स तो आप पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो इसके अलावा क्या आपकी? बुनियादी तौर पे वो मैंने बताया ना कि थोड़ा सा फिलॉसफी के बाद फिर दूसरा मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी का शौक है, सारे सब्जेक्ट, और उसमें इसलिए कि आपका रोज़ सबसे ज़्यादा वास्ता ह्यूमन बीइंग से ही पड़ता है। बिल्कुल। और अगर आपके बच्चे, आपके पोते, आपकी बेगम, आपके काम करने वाले, आपके साथ सिपाही, आपके सीनियर, आपके जूनियर, तो शुरू से ही मुझे ये शौक़ था साइकोलॉजी, लोगों को पढ़ा। हाँ जी, लोगों को पढ़ा, और फिर किताबें भी मैंने पढ़ी हैं जिससे लोगों को समझने में मदद हो। फिर मैं चेक भी करता था कि उसमें सही लिखा है कि गलत लिखा है।
तो वो उसका ये फ़ायदा हुआ कि मुझे इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मौका मिला। हर शख्स के बारे में मैं समझता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, ज़रा मुख्तलिफ हैं, तो वो सिर्फ डिफरेंट मुख्तलिफ होने की बुनियाद पर आप उन्हें अंडरस्टैंड हाँ जी, ये मिसअंडरस्टैंड ना करें और अपने अगेंस्ट ना समझें। हाँ, अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा तो उसकी वजूहात और हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात हाँ की। व्यूअर्स, जनरल लोधी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून टू DBTV। अच्छा ये बताइए जनरल साहब के आर्मी में आप क्यों आए और क्या मतलब व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट? जी, एक तो मेरे वालिद साहब हयात है माशाल्लाह, 92 इयर्स है उनकी एज। अच्छा। वो मेजर रिटायर हुए थे। अच्छा। और ये पहले वो क्लर्क थे GHQ में। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कमीशन के लिए अप्लाई किया। तो हम एक बहुत ही मतवसत भी नहीं कहूँगा, गरीब घराने से ताल्लुक़, जो मेरे ताया चचा सारे इस तरीके से थे। लेकिन हमें बड़ी अच्छी स्कूलिंग का मौका मिला, अच्छे पब्लिक स्कूल, और चूँकि वाले साहब के साथ थे तो मुझे तो बुनियादी तौर पे इंजीनियर बनने का शौक़ था। अच्छा। और साथ ही मुझे ये जंगजुआना चीज़ों का भी था। तो ये मुझे ज़रा बड़ा होकर पता चला कि एक ऐसी कोर भी है फ़ौज में, कोर ऑफ इंजीनियर्स, जिसमें ये दोनों चीज़ें पूरी हो सकती हैं, दोनों शौक़ पूरे हो सकते हैं। तो ये मेन बुनियाद बनी। अच्छा। कि मैं इंजीनियर भी बनना चाहता था और मैं फ़ौजी भी बनना चाहता था। तो ये दोनों इस तरीके से हुआ। और फिर अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि जल्दी मेरी इंडक्शन भी हो गई। मैं 19-20 साल की उम्र में आ गया। और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से मैं इंजीनियर भी बहुत अच्छा, यानी कि मैं अल्फ़ा ग्रेड है मेरा इंजीनियरिंग में। अच्छा। और बहुत कम लोग होते हैं कोर ऑफ इंजीनियर्स के जिनको अल्लाह ताला ये मौका देता है कि वो जनरल भी बने और वो कमांड भी करें। मैंने डिवीज़न भी कमांड किया, मैंने कोर भी कमांड की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी मेरे, वो तो मैं नहीं कह सकता कि तो मेरे दिल में जो ख्वाहिशात थी अल्लाह मियाँ ने भरपूर तरीके से पूरी की हैं। और मैं किसी भी तरीके से उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ख़ास रहमतें जो है ना मेरे ऊपर, मेरे ख़ानदान के ऊपर रही हैं। फिर वो वालिद साहब की जितनी औलाद थी, हम 4 भाई थे। मुझसे जो छोटा है वो एयरफोर्स से जनरल रिटायर हुआ है, उससे छोटा ब्रिगेडियर डॉक्टर रिटायर जी, और चौथे भी वो प्रोफेसर अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। तो माशाल्लाह सारे हम भाई, 2 बहनें हैं वो भी खैरियत से हैं। एक तरह से एक ये सबक मिल रहा है कि आपकी पैदाइश कहीं भी हो, दैट डजंट मैटर, आपके मोटिव्स, आपकी मेहनत आपको कहीं भी ले जा सकती है। जी, एक तो ये है। दूसरा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, और ये फ़ौज से रिलेटेड ख़ास है, कि मेरे वालिद साहब मेजर रिटायर हुए। उनका कोई क्लाउट नहीं था, कोई ऐसे नहीं था कि भी, और जिसका मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ़ौज में जो सीनियर रैंक पे आप अपने बिरते पे जाते हैं, अपनी मेहनत पे जाते हैं। मेरा बेटा फ़ौज में गया, वो मेजर रिटायर हो गया। अच्छा। मतलब मैं जनरल होने के बावजूद उसकी कोई मदद नहीं कर सका। बिल्कुल। और मेरे वाले साहब को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मेरी सिफारिश करने की, मुझे जनरल बनाने की। आप अपने टैलेंट पे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी मतलब ये तो नहीं मैं कहता हम साफ ज़ाहिर है किसी सोसाइटी का हिस्सा है, उतने ही अच्छे उतने ही बुरे हैं जैसे कोई सोसाइटी है, लेकिन एक निज़ाम की वजह से कितना फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा ये बताइए, आपका कश्मीर पे, बलूचिस्तान पे बहुत काम है, बहुत सारे हवालों से। जी। तो आप क्या देखते हैं कि ये एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मेरे जहन में भी आता है कि क्या फोर्सी करें कि सूरत हाल क्या ऐसे ही रहेगी या कुछ अगले चंद सालों में कोई बेहतरी की उम्मीद है? एक तो मतलब आपने देखा होगा, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि जब कोई कौम आज़ादी हासिल करने के लिए उठ खड़ी हो तो वक्त कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनको हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये हुआ नहीं, मतलब जब भी हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि जैसे 50 साल 70 साल हो गए हैं कि ये 100 साल के बाद आज़ाद हो जाएंगे, या मेरा अपना तो अंदाज़ा है कि जल्दी होंगे इंशाल्लाह। तो ये तो, और अब जिस नहज पे मूवमेंट पहुंची हुई है आज़ादी की, वहाँ पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट, इसको तो किसी सूरत में इसलिए नहीं दबाया जा सकता कि खुद हिंदुस्तानी अब कह रहे हैं बिल्कुल कि इनको और वो कश्मीर के अंदर जो एक थोड़ी सी बातों का होती थी कि भी आज़ादी लेनी है नहीं लेनी, वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के साथ मिलना है। उन्होंने बिल्कुल, आप देखें कि अपने शोहदा को वो पाकिस्तानी परचम में
और पाकिस्तान के साथ नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो अभी चीज़ क्लियर हो गई है। बिल्कुल हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये तो जल्द या बदेर अब हिंदुस्तान के सोचने की बात है कि वो किस तरीके से इससे अलग करेगा और पाकिस्तान के साथ मिलने की इजाज़त देगा। दुनिया भी देख लेगी ऐसा तरह से, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट तो होता है कि आपने देखा कि पजीराई नहीं होती, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है ना दुनिया की, वो बोलती हाँ, है, वो वो अब देखते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे किताब की भी, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा लिटरेचर छापा जाए, कुछ ऐसी बुक्स लिखी जाएं जो बलूचिस्तान के लोगों के बारे में, जैसे आप बातें बता रहे हैं, गलत फहमियाँ दूर हों, लोगों को एक्चुअल जो बाकी 4-3 सूबे हैं इनको पता चले बलूचिस्तान की एक्चुअल सूरत हाल क्या है? मैं कहता हूँ कि इधर भी बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई बिल्कुल जाती सही है। यही बातें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, ये कहानी की सूरत में बेहतरीन नावल बन सकते हैं, बेहतरीन किताबें बन सकती हैं। मतलब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग आपस में प्यार मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं, वो अपनी शादियाँ कैसे मनाते हैं, उनके कल्चर के बारे में क्या है। फिर ये अगर बताया जाए कि कितनी दूर चलकर पानी लेकर ख्वातीन आती हैं या मर्द आते हैं, तो ये बातें अगर पता चलें बाकी पाकिस्तान को, तो वो खुद ब खुद हमारे लोगों में तो बहुत जज्बा है, उनकी मदद के लिए दौड़ेंगे। और उनको भी बताया जाए, उनके लिए भी कहानियाँ बनाई जाएँ कि भी आप कहाँ रह रहे हो, असल में तो ज़िंदगी इस तरीके से चल रही है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको मेरे ख्याल किताबों के ज़रिए, छोटे छोटे ड्रामों के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए इस गैप को फिल किया जा सकता है और करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके कीमती टाइम का, और इतना अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। रिगार्डिंग योर ये जो एक बहुत ही ह्यूमेन एलिमेंट है आपका, अल्लाह करे ये कायम रहे। व्यूअर्स, आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव एंजॉयड हिज टॉक, हिज conversation, the way he spoke his heart. Stay tuned to DBTV. Goodbye till next episode.